कल्पना कीजिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ पढ़ते थे, जहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है वो महीनों तक जलती रही। Everything is burning. लेकिन सवाल ये है, दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी अचानक इतिहास से कैसे गायब हो गई? क्या सच में एक हमले ने नालंदा को राख बना दिया था, या इस कहानी के पीछे छिपा है इतिहास का कोई और सच? नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज हम करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल। इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसी जगह थी जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता था। यहाँ एक वक्त पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ पढ़ते थे। चाइना, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया से लोग सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ खत्म हो गया। बिल्डिंग्स जल गईं, लाइब्रेरीज खाक हो गईं और एक पूरा नॉलेज सिस्टम हिस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गया। सवाल ये है कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हुआ क्या था? क्या इसे सच में एक इन्वेडर ने जला दिया था या कहानी कुछ और थी? आज हम इस वीडियो में नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज सेंटर का एंड हुआ। No, look what is happening. Everything is burning. सबसे पहले समझते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी क्या। आज के बिहार स्टेट में राजगीर और पटना के बीच एक जगह है जिसे नालंदा कहा जाता है। आज वहाँ सिर्फ रूइंस यानी पुराने खंडहर बचे हुए हैं, लेकिन 1500 साल पहले यही जगह एक ऐसा एजुकेशन हब थी जहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स आते थे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट 5th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के टाइम हुआ था। गुप्ता पीरियड को अक्सर इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसी पीरियड में साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और लिटरेचर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी इसी एनवायरनमेंट में ग्रो हुई और धीरे धीरे एशिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी बन गई। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक पूरा रेजिडेंशियल कैंपस था। यहाँ स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते थे, टीचर्स भी कैंपस में ही रहते थे और हर तरफ लाइब्रेरीज, लेक्चर हॉल्स और मेडिटेशन एरियाज बने हुए थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नालंदा में 8 बड़े कॉम्प्लेक्सेस और 10 टेम्पल्स थे। कैंपस इतना बड़ा था कि उसे एक्सप्लोर करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता था। यहाँ एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल था। गेट पर एक स्कॉलर बैठा होता था जो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता था। अगर स्टूडेंट उस टेस्ट को पास करता तभी उसे अंदर एडमिशन मिलता था। कहते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ही एडमिशन टेस्ट पास कर पाते थे। नालंदा में सिर्फ बुद्धिज़्म ही नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ग्रामर और लॉजिक जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। यानी ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी, इसलिए दुनिया भर के स्कॉलर्स यहाँ आते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नालंदा का मेंशन सिर्फ इंडियन सोर्सेज में ही नहीं बल्कि फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। चाइनीज़ ट्रैवलर श्वानजांग ने नालंदा में कई साल तक स्टडी किया था और अपनी राइटिंग्स में उसने नालंदा का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके अकॉर्डिंग नालंदा में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स थे और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था। श्वानजांग के अलावा एक और चाइनीज़ ट्रैवलर आइत्सिंग भी नालंदा गया था। उसने भी अपनी राइटिंग्स में नालंदा की ग्रेटनेस का जिक्र किया है। इन ट्रैवलर्स की रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि नालंदा सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का नॉलेज सेंटर था। वहाँ से स्कॉलर्स चाइना और तिब्बत जाकर बुद्धिज़्म और फिलॉसफी का नॉलेज स्प्रेड करते थे। यानी नालंदा का इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर था। अब सवाल ये उठता है कि अगर नालंदा इतनी पावरफुल और फेमस यूनिवर्सिटी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई? ये वही पॉइंट है जहाँ से हिस्ट्री का मिस्ट्री पार्ट शुरू होता है।
मोस्ट पॉपुलर स्टोरी ये कहती है कि 12th सेंचुरी में एक टर्किश मिलिट्री कमांडर ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस कमांडर का नाम था बख्तियार खिलजी। कहते हैं कि उसने बिहार और बंगाल पर अटैक किया और इसी कैंपेन के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टोरी के अकॉर्डिंग बख्तियार खिलजी ने नालंदा की बिल्डिंग्स को जला दिया और वहाँ की लाइब्रेरी को आग लगा दी। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि कहते हैं वो कई महीनों तक जलती रही। इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी जिसमें थाउजेंड्स नहीं बल्कि लैक्स मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोर थे। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पर लिखे गए थे। अगर ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज तक सर्वाइव करते तो शायद हमें एंशिएंट नॉलेज के बारे में और भी ज़्यादा पता चलता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही अटैक में हुआ था या फिर नालंदा पहले से ही डिक्लाइन में चल रही थी? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नालंदा का डिक्लाइन एक्चुअली उस अटैक से पहले ही शुरू हो चुका था। गुप्ता एम्पायर के बाद इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई थी। अलग अलग रीजनल किंगडम्स पावर में आ रहे थे और सेंट्रल सपोर्ट कम हो रहा था। यूनिवर्सिटीज़ और टेम्पल्स उस टाइम किंग्स के पैट्रनेज पर डिपेंड करते थे। जब पैट्रनेज कम होता है तो इंस्टीट्यूशंस भी वीक हो जाते हैं। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नालंदा पहले से ही फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक हो चुकी थी। फिर जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ तो यूनिवर्सिटी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। यानी डिस्ट्रक्शन एक सिंगल मोमेंट नहीं बल्कि एक प्रोसेस भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नालंदा के डिस्ट्रक्शन के बारे में जो डिटेल स्टोरी मिलती है वो मेनली पर्शियन सोर्सेज में मिलती है। कुछ इंडियन सोर्सेज में भी रेफरेंसेस मिलते हैं लेकिन डिटेल्स उतनी क्लियर नहीं है। इसी वजह से हिस्टोरियंस के बीच डिबेट भी होती रहती है कि नालंदा का एग्जैक्ट डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। लेकिन मेजॉरिटी हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि 12th सेंचुरी के अराउंड नालंदा का फाइनल एंड हो गया था। नालंदा की सबसे वैल्यूएबल चीज़ थी उसकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंजा। इस लाइब्रेरी के अंदर 3 बड़े बिल्डिंग्स थे जिन्हें रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक कहा जाता था। इन बिल्डिंग्स में थाउजेंड्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हुए थे। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स और बर्च बाग पर लिखे जाते थे। हर मैन्यूस्क्रिप्ट को केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था। सोचिए अगर एक जगह पर इतना नॉलेज स्टोर हो और वो अचानक डिस्ट्रॉय हो जाए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को कितना लॉस होता है। नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एंड नहीं था बल्कि नॉलेज के एक बड़े ट्रेजर का लॉस भी था। नालंदा के बारे में एक और फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि वहाँ का एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री था। स्टूडेंट्स को फीस नहीं देनी पड़ती थी। यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किंग्स और डोनर्स से मिलता था। इस सिस्टम की वजह से पुअर स्टूडेंट्स भी हाई लेवल एजुकेशन ले पाते थे। आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ फीस बहुत हाई होती है वहाँ नालंदा का ये मॉडल काफ़ी प्रोग्रेसिव लगता है। नालंदा का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई तो उसका इम्पैक्ट पूरे एशिया में फील हुआ। चाइना और तिब्बत में जो स्कॉलर्स नालंदा से कनेक्टेड थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इस लॉस का जिक्र किया है। नालंदा के कई टीचर्स और मंक्स अटैक के बाद तिब्बत और नेपाल चले गए और वहाँ नॉलेज को प्रिजर्व करने की कोशिश की। आज जब आर्कियोलॉजिस्ट्स नालंदा के रूइंस को स्टडी करते हैं तो उन्हें वहाँ से टेम्पल्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स और कोर्टयार्ड्स के रिमेन्स मिलते हैं। एक्सकवेशन से पता चलता है कि नालंदा का कैंपस एक्सट्रीमली वेल प्लान था। बिल्डिंग्स रेड ब्रिक से बनी हुई थी और आर्किटेक्चर काफ़ी एडवांस था। नालंदा के रूइंस आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, यानी वर्ल्ड कम्युनिटी भी मानता है कि नालंदा का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। आज भी हर साल 1000 स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स नालंदा के रूइंस देखने आते हैं और इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि एक वक्त पर ये जगह कितनी अलाइव और वाइब्रेंट होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की भी कोशिश हुई है। 21st सेंचुरी में इंडिया गवर्नमेंट ने एक न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है जो एंशिएंट नालंदा की लेगेसी को कंटिन्यू करने की अटेम्प्ट करती है। यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और रिसर्च प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं।
लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा हिस्ट्री लवर्स के दिमाग में रहता है, अगर नालंदा डिस्ट्रॉय नहीं होती तो क्या होता? शायद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और भी पावरफुल होता, शायद साइंस और फिलॉसफी में और डिस्कवरीज होती, शायद एशिया का नॉलेज नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होता। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, लेकिन एक बात क्लियर है कि नालंदा का डिस्ट्रक्शन ह्यूमन हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नालंदा की स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देती है। नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को सर्वाइव करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन दोनों ज़रूरी होते हैं। जब सोसाइटीज़ अनस्टेबल हो जाती है तो सबसे पहले डैमेज एजुकेशन और कल्चर को होता है। नालंदा का एग्जाम्पल इसी बात को दिखाता है। आज नालंदा की खंडेहर शांत खड़े हैं, वहाँ हवा चलती है, टूरिस्ट फोटोज़ लेते हैं और रिसर्चर्स हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करें तो शायद आपको वो टाइम भी दिखे जब यही जगह 1000 स्टूडेंट से भरी होती थी, लेक्चर हॉल्स में डिबेट्स होती थी और लाइब्रेरीज़ में स्कॉलर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिख रहे होते थे। इसीलिए नालंदा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि नॉलेज कितना पावरफुल होता है और उसका लॉस कितना पेनफुल हो सकता है। नालंदा की कहानी एक सिविलाइजेशन की कहानी है जो नॉलेज को वैल्यू करती थी और उसे दुनिया के साथ शेयर करती थी। अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे हिडन फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री की ऐसी ही कहानियों की जांच पड़ताल करते रहेंगे।